वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एनवी रमना ने कहा कि वो मामले को देखेंगे। बता दें कि अंजुमन ए इंतजामिया मस्जिद वाराणसी की प्रबंधन समिति ने वाराणसी कोर्ट की तरफ से आदेश काशी विश्वनाथ मंदिर ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के सर्वे पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। अंजुमन इस्लामिया की तरफ से दायर की गई याचिका में सर्वे पर फौरन रोक लगाने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का साफ कहना है कि हम बिना कागजात हम आदेश नहीं दे सकते। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी की तरफ से हुजैवा अहमदी ने सीजीआई के सामने कहा कि आज निचली अदालत के फैसले पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी, इसलिए मामले को आज ही सुना जाए। कम से कम मामले पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश जारी कर दें। इसके बाद सीजीआई रमना ने कहा कि अभी हमने पेपर नहीं देखे हैं, बिना पेपर देखे कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर जल्द सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। आपको बता दें, इससे पहले वाराणसी की कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आदेश दिया था कि 17 मई के पहले दोबारा सर्वे होगा। साथ ही कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाने का आदेश भी दिया था। अदालत ने कोर्ट कमिश्नर अजय मिश्रा के अलावा विशाल कुमार सिंह और अजय सिंह को भी कोर्ट कमिश्नर बनाया है। ये दोनों लोग या दोनों में से कोई एक इस सर्वे के दौरान मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे 17 मई से पहले कराने का आदेश दिया है। कोर्ट ने 17 मई को सर्वे की अगली रिपोर्ट देने को कहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में ये भी कहा है कि बाधा उत्पन्न करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोर्ट के इस फैसले से मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका लगा है। ज्ञानवापी मस्जिद पर कोर्ट का फैसला आने के बाद एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है और कोर्ट के फैसले को गलत करार दिया है। उन्होंने कहा कि जज का फैसला गलत है। ओवैसी ने कहा कि एक मस्जिद खो चुके हैं, अब दूसरी मस्जिद नहीं खो सकते। ये स्टेटमेंट उन्होंने बाबरी मस्जिद विध्वंस के संबंध में दिया। ओवैसी के मुताबिक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए। अरे सुनिए ना, हमने बाबरी मस्जिद को खो दिया। 48 दिसंबर में चोरों की तरह मूर्तियां रखी गई थी। उसके बाद राजीव गांधी की सरकार ने, जब कंप्यूटर भी नहीं आया था, बगैर मुस्लिम पक्ष को सुने ऑर्डर थमा दिया, ताले खोल दिया आपने। सुप्रीम कोर्ट को आपने वादा किया और आपने डिमोलिश कर दिया उसके वादे के खिलाफ, और कोई किसी को सज़ा नहीं होती। अब हम दोबारा मस्जिद को खोना नहीं चाहते। और ये जो सर्वे कमिश्नर का ऑर्डर है, ये पार्लियामेंट के 1991 एक्ट की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, जिसमें जस्टिस चंद्रचूड़ ने लिखा कि 91 का एक्ट सेकुलरिज्म बेसिक स्ट्रक्चर से ताल्लुक है। आप क्या कर रहे हैं? और 1991 में इसी ज्ञानवापी मस्जिद के बारे में हाई कोर्ट ने स्टे दिया था। किस राह पर इस मुल्क को लेकर जा रहे हैं आप? बहुत गलत काम हो रहा है ये। ओवैसी ने कोर्ट के फैसले को पूजा स्थल अधिनियम 1991 का घोर उल्लंघन करार दिया। इस अधिनियम के मुताबिक कोई भी व्यक्ति किसी भी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल को एक ही धार्मिक संप्रदाय के एक अलग वर्ग या एक अलग धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी भी वर्ग के पूजा स्थल में परिवर्तित नहीं कर सकता है। बता दें कि वाराणसी की एक अदालत ने ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी मंदिर मामले में गुरुवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए मुस्लिम पक्षों की अपीलों को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के अंदर सर्वे का काम पूरा कराया जाए। वाराणसी की लोअर कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में मंदिर के प्रमाण हैं या नहीं, इसके लिए वीडियोग्राफी की इजाजत भी दे दी और 17 मई को कोर्ट में कोर्ट कमिश्नर को इसकी रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा है। यानी जल्द ज्ञानवापी मस्जिद का संपूर्ण सच दुनिया के सामने होगा। पर ओवैसी ने इस फैसले के खिलाफ तीखा रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि मैं अगर कहूंगा कि पीएम के घर या ऑफिस के नीचे मस्जिद है, तब आप क्या मेरी बात मान लेंगे और खुदाई करवाएंगे? 91 का एक्ट ये कहता है कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर जो भी थी होगी, उसका ना नेचर चेंज होगा ना उसका कैरेक्टर चेंज होगा। आप होते कौन है भाई? कहां रोकेंगे? कल मैं जाकर कहूंगा कि प्रधानमंत्री के घर के नीचे मस्जिद है, तो खोदने देंगे कोर्ट मुझे? हैं? कहां रुकेंगे आप? मैं बोलूंगा नहीं, उस घर के नीचे है मस्जिद मेरी, आप देंगे मुझे खोदने का? देंगे आप? मैं कहूँ सर्वे कमिश्नर अपॉइंट करिए, मैं बताऊंगा आपको मस्जिद है। नहीं, खाने खा जहां का उसमें मॉन्यूमेंट निकलेगा, दे देंगे क्या मेरे को आप?
ओवैसी ने जज के फैसले को गलत करार दिया है और कहा है कि देश आस्था से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। उन्होंने कहा कि योगी सरकार को इन लोगों के खिलाफ तुरंत एफआईआर दर्ज करनी चाहिए, क्योंकि 1991 का अधिनियम साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों की प्रकृति को बदलने की कोशिश करता है, अगर अदालतें उन्हें दोषी पाती हैं तो उन्हें 3 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। कुल मिलाकर अब इस मामले को लेकर अब बड़े राजनीतिक घटनाक्रम देखने को मिल सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर में आज से कांग्रेस का 3 दिवसीय चिंतन शिविर शुरू हो गया है। इस शिविर में पार्टी संगठन को मजबूती देने और 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस को मजबूत करने पर जोर होगा। शिविर में पार्टी के 430 से अधिक दिग्गज नेता शामिल होंगे। चिंतन शिविर के लिए कुल 6 समूह बनाए गए हैं। इसी सभी समूहों में 60 से 70 लोग हैं। ये सभी चर्चा करेंगे। किसी तरह की कोई कागजी चर्चा नहीं होगी। चिंतन शिविर में 3 दिनों में 6 बड़े मुद्दों पर चिंतन मंथन होगा। इन मसलों के जरिए ही कांग्रेस देश में आने वाले दिनों में अपना रोड मैप तैयार करेगी। हालांकि 6 मुद्दे देश की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कृषि और युवाओं से जुड़े हुए मसले हैं, जिन पर पार्टी अपना विजन देश के सामने रखेगी। तो चलिए आपको बताते हैं वो 6 मुद्दे जिन पर कांग्रेस मंथन करेगी। पहला, राजनीतिक एजेंडे। राजनीतिक प्रस्ताव में राजनीतिक और सामाजिक ध्रुवीकरण, सेंटर स्टेट रिलेशन व जम्मू कश्मीर डिलिमिटेशन का मुद्दा। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट की पहचान बदलने की कोशिश पर चर्चा होगी। आर्थिक एजेंडा। शिविर में आर्थिक एजेंडा पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ से रखा जाएगा। पब्लिक सेक्टर का निजीकरण, महंगाई व नोटबंदी के बाद इकोनॉमी में गिरावट, जीएसटी, कोविड मिसमैनेजमेंट, राज्यों के जीएसटी बकाया, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों का जिक्र होगा। सामाजिक और न्याय एजेंडा। सलमान खुर्शीद रखेंगे सामाजिक न्याय का एजेंडा। अनुसूचित जाति, महिला व ट्राइबल कानून के दुरुपयोग का मुद्दा उठाया जाएगा। साथ ही पिछड़े वर्गों को संगठन में उनके प्रतिनिधित्व पर चर्चा होगी। युवा एम्पावरमेंट एजेंडा। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा बरार ने युवाओं को लेकर कई नए प्रयोग करने की बात कही है। इस पर शिविर में 50% लोग 50 साल से कम आयु के होंगे। युवा एजेंडा में शिक्षा और रोजगार को सबसे ज्यादा तवज्जो दी जाएगी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी और इतिहास को दोबारा से लिखने को मोदी सरकार की कोशिश को एजेंडे में रखा गया है। किसान और खेती। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस ग्रुप के कन्वीनर हैं। किसान संगठन के लोगों से फीडबैक लेकर किया जाएगा एजेंडा तैयार। ये नया ग्रुप बनाया गया है इस बार। इस एजेंडे में खेती व किसानी से जुड़े मुद्दे उठाए जाएंगे। एमएसपी व कर्ज माफी का मुद्दा सबसे अहम रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन एजेंडा। कांग्रेस पार्टी के लिहाज से ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा होगा, जिसमें भविष्य की दिशा और दशा को लेकर मंथन होगा। इसका एजेंडा मुकुल वासनिक की टीम ने तैयार किया है। संगठन में सुधार, राष्ट्रीय, राज्य और जिला के स्तर पर बदलाव। तो ये है वो 6 मुद्दे जिस पर कांग्रेस मंथन करने वाली है। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में शामिल होने के लिए आपको बता दें कि पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली से ट्रेन से उदयपुर पहुंचे थे। उनके साथ 76 कांग्रेसी नेता ट्रेन में मौजूद थे। कांग्रेस के सफल आयोजन के लिए कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद डोटासरा पहले ही उदयपुर में डेरा डाल चुके हैं। गुरुवार को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी तैयारियों का जायजा लेते दिखे। नव संकल्प शिविर में भाग लेने के लिए एआईसीसी के पदाधिकारी, सीडब्ल्यूसी मेंबर्स, प्रदेश इकाइयों के अहम पदाधिकारी, विधायक, सांसद, कांग्रेस के फ्रंटल विभागों के प्रमुख व प्रदेश से आए अहम पदाधिकारी उदयपुर पहुंच चुके हैं। पूरी दुनिया में कोरोना वायरस ने कोहराम मचाया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव जारी है। पिछले कई दिनों से रोजाना कोरोना के मामले 3000 के आसपास बने हुए हैं। मामले जिस तरह से लगातार सामने आ रहे हैं, इससे साफ है कि कोरोना का खतरा टला नहीं है। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय रोजाना कोरोना के आंकड़े शेयर करता है। उसी के मुताबिक रोजाना हम भी आपको कोरोना अपडेट देते हैं। कोरोना अपडेट में हम आपको रोजाना ये जानकारी देते हैं कि देश में कितने नए मामले दर्ज किए गए, कितनी मौतें हुई, कितनी वैक्सीन लगाई गई, कितने टेस्ट किए गए, कितने मरीज ठीक हुए हैं और देश के अलग अलग राज्यों में कोरोना का क्या हाल है। तो शुरू करते हैं आज का अपडेट। आज यानी कि शुक्रवार को आए मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। आज के ताजा मामले कल के मुकाबले 0.49% ज्यादा हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 2841 नए मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही देश में कुल कोविड संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 4,31,00,000
16,254 पर पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में कोरोना से 3,295 मरीज ठीक हुए हैं। देश भर में फिलहाल कुल एक्टिव केस की संख्या 19,000 से नीचे पहुंच गई है। एक्टिव केस अब देश में 18,604 हो चुके हैं। इसके साथ ही अब तक देश भर में कुल 4,25,73,460 लोग इस महामारी को मात दे चुके हैं। कोरोना से बीते 24 घंटे में 9 मरीजों ने अपनी जान गंवाई है। कोरोना से देश में अब तक कुल 5,24,190 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अब तक वैक्सीन की कुल 190,99,44,803 डोज लोगों को दी जा चुकी है। तो वहीं बीते दिन 14,03,220 कोरोना की डोज लोगों को दी गई। वहीं राज्यों की बात करें तो दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के मामले 1,000 के पार पहुंच गए हैं। दिल्ली में गुरुवार को 1,032 कोरोना के नए मामले सामने आने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 3.64% पर पहुंच गई है, जबकि दिल्ली में एक मरीज ने कोरोना के कारण दम भी तोड़ दिया। तो वहीं महाराष्ट्र में 28,191 टेस्ट किए गए, जिसमें 231 कोरोना के नए मामले सामने मिले। तो उधर WHO ने बताया कि यूरोप में कोरोना से 20 लाख से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं। यूरोप में हुई सबसे ज्यादा मौतें चिंता का विषय हैं और अभी भी लगातार वहां केस सामने आ रहे हैं, जिससे संख्या में बढ़ोतरी का अंदाजा लगाया जा रहा है। दुनिया का कुख्यात अपराधी और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भारत में करोड़ों का गैर कानूनी धंधा चलता है, लेकिन राष्ट्रीय जांच एजेंसियों की नज़र उसके हर एक गैर कानूनी काम पर है। ऐसे में मुंबई में दाऊद गैंग के 2 सदस्यों को NIA ने गिरफ्तार किया है। दोनों गैंगस्टर छोटा शकील के करीबी बताए जा रहे हैं। दोनों वसूली, नशे के कारोबार और आतंकी गतिविधियों में शामिल थे। गिरफ्तार दोनों आरोपियों की पहचान आरिफ अबू बकर शेख और शब्बीर अबू बकर शेख के रूप में की गई है। NIA के एक बड़े अधिकारी ने कहा कि गिरफ्तार किए गए सदस्य डी कंपनी की गैर कानूनी गतिविधियों को संचालित कर रहे थे, साथ ही मुंबई के पश्चिमी उपनगरों में आतंकवाद को फाइनेंस भी कर रहे थे। अधिकारी के मुताबिक गिरफ्तार किए गए आरोपियों को शुक्रवार को NIA की विशेष कोर्ट में पेश किया जा सकता है। बता दें कि इसी हफ्ते की शुरुआत में NIA ने मुंबई कमिश्नरेट में 24 और मीरा रोड भयंदर कमिश्नरेट में 5 जगहों पर छापेमारी की थी। NIA ने कहा कि हमने सबूतों के तौर पर कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, रियल एस्टेट से जुड़े कागजात, पैसे और हथियार बरामद किए हैं। अब ऐसे में हम एक एक कर उन सभी को समन भेजेंगे जहां से उक्त सामान बरामद किए गए हैं और उनसे पूरे मामले में स्पष्टीकरण देने को कहेंगे। जांच टीम के अधिकारियों के मुताबिक छोटा शकील के साले सलीम कुरैशी उर्फ सलीम फ्रूट, माहिम व हाजी अली दरगाह के मैनेजिंग ट्रस्टी सुहेल खंडवानी, बॉलीवुड निर्माता और 1993 के मुंबई बम धमाकों के आरोपी समीर हिंगोरानी, कथित हवाला ऑपरेटर अब्दुल कयूम, कथित सट्टेबाज से बिल्डर बने अजय घोसालिया, मोबिदा भिंडीवाला, गुड्डू पठान और रेस्तरां मालिक असलम सरोदिया NIA की जांच के दायरे में है। पिछले 9 मई को NIA की टीम ने मुंबई में अलग अलग जगहों पर 29 छापेमारी की थी और छोटा शकील के साले सलीम फ्रूट को हिरासत में लिया था। अब ऐसे में NIA ने अपनी कार्रवाई एक बार फिर से तेज कर दी है और दाऊद गैंग पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया। जानकारी के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश पर NIA ने दाऊद इब्राहिम डी कंपनी के खिलाफ केस दर्ज किया था। उस पर ही ये जांच और छापेमारी चल रही है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।